आपको बताएं, गैस के लोड शेयरिंग और फिक्स चार्जेस के नफाज को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। मॉडल कॉलोनी की रिहायशी शबनम ने वफाकी वजारत ऑयल और गैस, स्वीट सदर्न गैस कंपनी और दीगर को फरीक बनाया। तफसीलात जान लेते हैं मुमताज जमाली से। जी मुमताज, बताइएगा दरख्वास्त में क्या कहा गया? बिल्कुल, आज हाई कोर्ट कराची में गैस की लोड शेडिंग और फिक्स चार्जेस के नफाज को अदालत में चैलेंज किए गए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया है। मॉडल कॉलोनी की रिहायशी शबनम ने गैस कंपनी और दीगर को फरीक बनाया है। दरख्वास्तदार के वकील का कहना है कि गुज़श्ता कुछ हफ्ते से गैस के बिल में मुतअस्सिल शामिल कर दी गए हैं। फिक्स चार्जेस के नाम पर भी कम से कम 400 रुपए बिल शामिल कर लिया गया है। उनका मकसद इसकी वजाहत नहीं की गई है कि क्यों वसूल किए जा रहे हैं। लिहाजा उनका ये कहना है कि सिर्फ मीटर के मुताबिक इस्तेमाल होने वाले गैस के बिल चार्ज किए जाए। जी मुमताज जमाली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर कायद के मकीनों को गैस मसाइल से छुटकारा न मिल सका। तारिक रोड कमर्शियल एरिया में 5 माह से गैस का संगीन बहरान, तिजारती सरगर्मियां मुतासिर होगी। तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं तारिक रोड कमर्शियल एरिया में मौजूद हूँ और तारिक रोड कमर्शियल एरिया का शुमार कराची के पोश इलाकों में होता है, लेकिन सूरत हाल ये है कि मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ यहाँ पर 5 माह से जो है गैस मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में इस कमर्शियल एरिया में फ्लैट्स भी मौजूद हैं, जबकि दीगर जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं वो भी यहाँ पर होती हैं। लाइन से पकवान सेंटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन अलमिया ये है कि इस पोश इलाके में गैस के शदीद मसाइल बिलखुसूस जिस हिस्से में मौजूद हूँ यहाँ पर जो रिहायशी फ्लैट हैं और जो कमर्शियल जो दुकानें यहाँ पर 5 माह से गैस मौजूद नहीं है। बिलखुसूस बात करें अगर हम किचन की सरगर्मियों की, पकवान सेंटर्स की सरगर्मियों की, तो पकवान सेंटर्स की सरगर्मियां जो है वो मांद होकर रह गई हैं। चूल्हे जो है वो जल नहीं पाते क्योंकि गैस मौजूद नहीं है, और चूल्हों को जलाने के लिए अपने पकवान के जो ऑर्डर्स हैं उसको पूरा करने के लिए जो पकवान सेंटर्स के मालिकान हैं वो एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दिन ब दिन जो है वो एलपीजी सिलेंडर जो है वो महंगी भी होती जा रही है, और इस वजह से इनके अखराजात कितने बढ़ गए हैं ये जानते हैं जो पकवान सिलेंडर के मालिक हैं उनसे। आप ये बताइएगा कि गैस महंगी भी हो गई है, एलपीजी सिलेंडर भी महंगी हो गई है और गैस की भी मसाइल है, कितनी परेशानी हो गई, कारोबार करना कितने लिए मुश्किल हो गया? ज्यादा परेशानी हो गई कारोबार करना हमारे लिए। तो हम तो कंपनी के में भी पैसे भर रहे हैं, बिल के मतलब नाजायज पैसे भर रहे हैं, मतलब समझ में, और ये सिलेंडर भी भर रहा है जिसकी वजह से हम काम भी पूरा नहीं कर सकते वक्त के ऊपर। मतलब ये और भी खतरा अलग रहता है, खुदा ना खास्ता कहीं से लीक हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई जल जाए, बंदा कुछ हो जाए, मतलब ये कस्टमर वगैरह कुछ ऐसा वो देख के भी हैरत करते हैं। मतलब बार बार थोड़ा गर्म पानी डालना पड़ता है, मतलब हमारा सिलेंडर गर्म करने के, एकदम ठंडा हो जाता है सिलेंडर। मतलब हम काम को पूरा भी नहीं कर सकते मतलब इसको। और इतना कहेंगे सिलेंडर इतना महंगा हो गया, मतलब बेतहाशा महंगा हो गया, इसको हम कवर भी नहीं कर सकते। मतलब ये अब ग्राहक से कुछ पैसे भी तय करते हैं तो ग्राहक बाद में पैसे भी कम कर देता, मतलब हमारे काम के, मतलब ये समझ में। अब हम कहाँ जाए मतलब इस महंगाई के अंदर। ये आप ये बताइएगा कि गैस की कितनी परेशानी अभी आप, मैंने देखा कि सिलेंडर भरवा कर लेके आए, तो रोजाना की बुनियादों पर कितना जो है वो सिलेंडर भरवाने से अखराजात बढ़ गए? अखराजात तो अच्छे खासे बढ़े हैं भाईजान। एक सिलेंडर नहीं 4-4 5-5 सिलेंडर हो जाता है जो इसे काम पूरा करता है। मजबूरी में सिलेंडर इस बार बार में कंप्लेंट भी कर चुका हूँ, कल भी मैंने कंप्लेंट कराई है कि भाई गाड़ी भेजो, गैस नहीं है, लाइनों में पानी आया हुआ है, ये सब चीजें वो पानी देखते हैं वो फिर चले जाते हैं। शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और इलाका मकीनों का बिलखुसूस जो पकवान सेंटर के मालिक हैं उनका मुतालबा है कि इस इलाके में गैस के जो संगीन मसाइल है उनको हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी CGTO और रिकवरी की मेट्रोवल साइट में मुश्तरका कार्रवाई। मेट्रोवल साइट में गैस चोरी में मुलव्वस गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जान लेते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्वीट सदर्न की गैस की जानिब से गैस चोरों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है, जबकि चोरी में मुलव्वस एक डेयरी शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया है। स्वीट सदर्न गैस की जो टीम है उसने मेट्रोवल साइट में वाक़ नागौरी में शॉप पर छापा मारा और मुल्जिम गैस चोरी में मुलव्वस था, जबकि सर्विस लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। जो नागौरी डेयरी शॉप के जो मालिक है वो 240 क्यूबिक फीट फी घंटे के हिसाब से गैस चोरी कर रहा था। एसएससी की टीम ने मुल्जिम शाहिद को जो है वो गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। छापामार टीम ने चोरी में इस्तेमाल होने वाला पाइप और दीगर सामान भी तहवील में लिया है। इसी के साथ साथ मुल्जिम शाहिद नागौरी के खिलाफ जो है चोरी किए जाने वाले गैस लूट के हिसाब से हरजाना भी दायर किया जाएगा। इसके साथ साथ गैस चोरी के लिए स्वीट सदर्न पुरअज़म है। गैस चोरी को रोकने के लिए स्वीट सदर्न जो है वो न सिर्फ पुरअज़म है बल्कि अपनी कार्रवाइयों को जो है वो उसका सिलसिला जारी रखा जाएगा। जी वसीम इफ्तिखार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
अलायंस एरिया के इलाके एबी सीना में बिजली का जिन बेकाबू बिजली की तवील बंदी से इलाका मकीन बिलबिला उठे। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन और रात का सुकून सब बर्बाद हो चुका। 4 दिन से बिजली के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। गर्मी की वजह से घर के बाहर सोने पर मजबूर हैं। तफसीलात जान लेते हैं फरहान खान से। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो मैं लायंस एरिया के इलाके इब्न सीनिया के अंदर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 4 दिन से यहाँ पे जो है वो लोड शेडिंग का शदीद बहरान है, जिसके बायस इलाका मकीन जो है वो बिलबिला उठे हैं। इस कदर शदीद बहरान है कि बिजली की लोड शेडिंग के बायस घरों के जो है वो अमार भी जो है वो मुतासिर हो रहे हैं। जबकि 4 दिन से मुसलसल जो है वो इलाका मकीनों के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाद जो है चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई पुरसान हाल नहीं है। बिजली ना होने की वजह से दीगर घरेलू अमार भी मुतासिर होते हैं। पानी की जो है वो किल्लत आब है, जबकि इलाका मकीन जो है वो किस कदर मुश्किलात में। इस वक्त कुछ खवातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी बात भी कराते हैं। मुझे बताइए कितने दिन 4 दिन से जो वो लोड शेडिंग है, कितनी जो है वो अजियत में गुजारे? 4 दिन हमने बड़ी अजियत से गुजारे। ना पानी है, ना बिजली है, ना और कोई काम होता है, और बिजली के बगैर तो काम ही नहीं चलता। यहाँ 12-12, 13-13 घंटे वैसे ही लोड शेडिंग है। और उसके अलावा भी 4 दिन उन्होंने मुस्तकिल बत्ती बंद की है, और बत्ती बंद होने के बावजूद उसके बाद जो है ना, आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, घरेलू मसाइल हैं, और पानी का कितना मसला होता है। बगैर पानी के तो कैसे रह सकते हैं आदमी। तो ये जो है ना, कोई परेशान हाल नहीं है। जहाँ भी जाओ बिजली वालों के पास जाओ, ना गैस है हमारे वहाँ, ना पानी है, ना बिजली है। ये तीनों चीज़ों का जो है ना बहुत मसाइल हैं। जी बिल्कुल, किसी किस्म का कोई पुरसान हाल नहीं है, ना ही गैस है, ना ही बिजली है, ना ही किसी किस्म की कोई और दीगर बुनियादी सहूलियात मौजूद है। इस वक्त भी इलाके के अंदर जो वो बिजली जो वो नापैद हुई है, बिजली की लोड शेडिंग जारी है। कुछ खवातीन भी हमारा मौजूद है, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा कब से जो वो इलाके के अंदर जो वो बिजली की लोड शेडिंग जारी है, और अभी भी आप जो वो घर के बाहर बैठे हुए थे? बेटा जब मैं बाहर बैठी थी ना, सुबह 9 बजे की बिजली गई थी कि अज तक हुण बिजली आई है। 1.5 घंटा आएगी, 2.5 घंटे बिजली जाएगी। दिल दी मैं मरीज है, रात को लेट गई, रात के 12 बजे मैं बाहर बैठी रही हूँ। क्या करूँ, मैं बीमार औरत हूँ, मेरा दिल का मसला है, मेरे को नहीं अंदर बैठा जाता तकलीफ दे। बिल मेरे ने दोवें क्लीयर वेख लो, बिल गैस का भी क्लीयर है क्योंकि बिजली का भी क्लीयर है। असी सानू से किस चीज की हुक्मरान देने सजा कि जो वो भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद भी जो वो इलाके के अंदर लोड शेडिंग जारी है। कुछ और खवातीन भी हमारा मौजूद है, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा क्या मसला समझते हैं कि क्या वजह है कि लायंस एरिया को जो हमेशा जो वो बिजली की जो है वो फराहमी मुअत्तल की जाती है? मेरी बात सुने, लायंस एरिया को यूँ समझा जाता है लावारिस के, यहाँ कोई पुरसारे हाल नहीं है। हाँ, जो जैसे हम बेवा हो गए और हमारी कोई पुरसारे हाल नहीं है। यकीन करें 4 दिन तक दिन रात लाइट नहीं थी, और हमने खुद अपनी कोशिश करके फैसल रफीक साहब को बुलाया है। अगर वो आप चाहें तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमने किस मुश्किल से ये लाइट खुलवाई है। लेकिन ये तो हर महीने 10 दिन के बाद इनका यही इशू होता है कि जी बिलिंग हमारी पूरी नहीं है, बिलिंग हमारी पूरी नहीं है, और ये लाइट बंद कर दी जाती है। और ना हमें यहाँ पानी की सहूलत में असर है, ना हमें गैस की सहूलत में असर है। लगता है कि हम किसी देहात में रह रहे हैं, किसी उसमें शहर में नहीं रह रहे। हालांकि मेन कराची में बैठे हुए, मेन सदर के इलाके में बैठे हुए, लेकिन अभी हमारा खाना भी नहीं बना है। पूरा दिन खाना भी नहीं बनता है हमारा। जी बिल्कुल, बिजली का जो वो शदीद बहरान है, जिसके बायस जो वो इलाका मकीन किस कदर परेशान है। खवातीन से भी हमने बात करी और दीगर लोगों से भी बात करी। सबका यही कहना है कि कई दिन जो वो यहाँ पे जो वो लोड शेडिंग जारी रहती है, जिसके बायस ना सिर्फ दिन बल्कि रात का सुकून भी जो वो बर्बाद रहता है। कुछ और लोग भी हमारा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा किस कदर जो वो परेशाानी होती है, घरेलू अमवार कितने ज़्यादा परेशानी है बेटा, इतनी परेशानी है बस पूछो नहीं। मेरे बेटे के इतने बिल आ रहे हैं, और है ना गैस नहीं है, बत्ती नहीं है। 4 दिन हो जाते हैं बाहर बैठे हुए, बच्चे कामों पे जाएं या ये हमारी परेशानियां देखें। गैसों की टंकी उठा के लेके जा रहे हैं। गरीब आदमी है बेटा, 25,000 रुपए तनख्वाह, और है ना हमारे बिल इतने बड़े बड़े, कहाँ से लाएं? अपने बच्चे पालें या हम लोग रोना डालें? क्या औरतें उनकी बीमार हो गई, बहुएं बीमार हो गई, हमारी बेटियां बीमार हो गई, हम खुद मरीज हैं। यार कुछ करम करो हम पे, हुकूमत से कहो करम करो, रहम करो, इलेक्ट्रिक वालों से बोलो हम पे करम करो। कोई रहम नहीं है, कोई करम नहीं है। ऐसा लगता है हम जंगल में रह रहे हैं। जंगल का कानून है, इंसानियत का कोई कानून नहीं है बेटा। यहाँ इतने बड़े बड़े बिल हैं और है ना गैस नहीं है, बत्ती नहीं है, कहाँ जाएं? पानी नहीं है, कहाँ जाएं बेटा? मुझे कोई बताने वाला है? गरीब आदमी है यार, बीमार है हम लोग, बूढ़े हैं, बूढ़ों की लोग हिफाजत करते हैं, पता नहीं कैसे हैं ये लोग। जाओ तो कोई पुरसान हाल नहीं है। वहाँ गए गैस के, वहाँ वो उन्होंने लाइन में लग के, बिजली वालों के गए लाइन में लग के, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई नहीं पूछ रहा हम लोगों को।
बिल्कुल किसी तरीके से आपने सुना कि किसके इलाके के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी बुनियादी सहूलियात जो है वो मैसर नहीं है, जबकि इलाके के अंदर जो है वो बिजली के साथ साथ जो है गैस और दीगर जो है वो बुनियादी सहूलियात भी जो है वो लोगों के लिए दर्द सर बनती चली जा रही हैं, जबकि मुताल्लिका इदारों को और दीगर हुकाम बाला को भी जो वो मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी किस्म का कोई जो है वो सुनवाई नहीं होती। जी, लाइन ज़ीरा के इलाके AB सीना में बिजली का जिन बेकाबू हो गया है। जी फरहान, ये भी बताएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है? जी बिल्कुल, मुतअद्दिद जो है वो दिनों से जो वो यहाँ पे जो वो लाइट जो है वो नापैद हुई है। 4 दिन से जो गुज़िश्ता यहाँ पे जो वो लाइट जो है वो लोड शेडिंग जारी है। बिल्कुल 4 दिन से जो वो एक भी घंटे के लिए भी यहाँ पे लोड शेडिंग मुहैया नहीं थी, जबकि इलाके के अंदर जो वो वफ़े से जो वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। कई दिन में जो वो 10 घंटे से ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है, तो कभी दिन में जो वो 12 से 14 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग का जो वो दौरानिया तजावुज़ कर जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो वो महीने के एंड पर जब बिल आते हैं तो बिल वही भारी भरकम बिल की अदायगी करनी पड़ती है, जिसके बायस इलाका मकीन जो है वो के इलेक्ट्रिक के दफातर भी चक्कर लगाते हैं और दीगर हुकाम बाला को भी जो वो राब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर दफ़ा यही कहा जाता है कि आपके इलाके की ओवर बिलिंग है और दीगर जो वो मसाइल हैं, जिसके बायस इलाके की जो वो लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो बिल पे हजरात हैं जो जिनके पूरे जो है वो बिल बाकायदगी से अदायगी हुई हुई है, उनको क्यों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जी फरहान, ये भी बताइएगा क्या शहरी बिजली के बिल बाकायदगी से अदा कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल जो है वो इस वक्त जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं उनका यही कह रहा है कि हम बाकायदगी से बिल भी अदा करें। कुछ खातून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा क्या इलाके के अंदर बाकायदगी से बिल अदा किए जा रहे हैं? बाकायदगी से अदा किए जाते हैं। मैंने भी आपको यही बताया कि जो हमारे इलाके के ए सेक्टर के लोग हैं उनको हमारे साथ कन्वर्ट कर दिया गया। जो आप अदायगी है आप उनसे वसूल करें ना। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से मैं हुकाम बाला और KSC से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि उन सबके साथ हमें मत पीसें। जो हमारी आपने PMT अलग की है, आप हमसे रब्ता रखें, हमसे आप बिलों की अदायगी के लिए हमसे बोलें। अगर हम नहीं जाते तो आप कहें हम आपको बिल भी हम आप दे सकते हैं, लेकिन यही गुजारिश मैं करती हूँ कि बाखुदा उनके साथ हमें ना मिलाएं और इस अज़ियत से हमें बचा दें। बस मैं यही कहना हूँ। कुछ और ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बात कराते हैं। मुझे बताइएगा कि इलाके के अंदर किस कदर जो है वो बिल की अदायगी नहीं की जाती और कितने जो वो बिल मौजूद है? कि बिल क्यों नहीं आया, हमारा बिल दे दो कि हम बिल भर दें, बिल दे दो। पहले तो कोई कान में तेल ही नहीं डालेगा, जूं तक के नहीं रखेगी, और जब अगला महीना आएगा तो वो इतना बड़ा होगा कि इंसान भर ही नहीं सकेगा। पहले ये बात देखें ना कि इंसान गरीब इंसान है, महीने के महीने पे कर रहा है, और फिर जब नहीं आएगा तो फिर ये कसूर हमारा तो नहीं है, ये तो आप लोगों का है ना, जब बिल नहीं दे रहे। जब बिल देंगे तो हम बिल भर दें, चाहे हम चटनी रोटी खाएंगे लेकिन बिल दे दिए। तो फिर बिजली फिर भी इतना बड़ा बड़ा बिल आ रहा है, बच्चा देख जितनी तनख्वाह नहीं है जो उतनी बिल आ रहे हैं। हाँ? हम भी चैनल से ही करने चाहें KSC वालों से कि हमारे हाल पे आप रहम कर दें, औरों के साथ हमें ना मिलाएं। बिल्कुल मैं ही कोशिश करती हूँ, मैं ही GM के साथ मेरे मुज़ाकरात में सब कुछ हुआ है, जिसके बेस पे उन्होंने लाइट खोल दी है। और फैसल रफीक साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, इतना कोऑपरेट किया उन्होंने हमारे साथ। आपने सुना कि किस तरीके जो वो इलाका मकीन है वो बहुत परेशान है। फरहान खान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कोरंगी नंबर 2 सेक्टर 32 की सड़क पर सीवरेज का पानी जमा हो गया। गंदगी और गलाजत से गुजरने वाले शहरी और दुकानदार अजियत में मुब्तला हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हमाद। कोरंगी नंबर 2 में सेवरेज का निजाम तबाह हो गया। सेक्टर 32 गंदगी और गलाजत का ढेर बन गया। इलाके में सेवरेज लाइनें चौक होने से गलाजत के अंबार लगे हैं। रिहायशी कहते हैं सेवरेज का निजाम सालों से मफलूज है। बल्दियाती नुमाइंदे सिर्फ वोट मांगने आते हैं लेकिन काम कोई नहीं करवाता। सड़क की खस्ता हाली और गड़ों के बायस ट्रैफिक जाम रहने लगा और हादसा भी मामूल बन चुके हैं। गटर के अंदर से होके जाते हैं सारे माशाल्लाह। तकरीबन रोज के 3 से 4 फैमिली गटरों में गिर रही है। बच्चों समेत फैमिली समेत जा रहे हैं, कुछ लोगों के मोबाइल भी अंदर गिर जाते हैं। सड़क पर मौजूद खुले गटर हादसात को दावत दे रहे हैं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सेवरेज लाइनों की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। कोरंगी 1.5 नंबर मटके वाली पुलिया बरसों से मुतादिद मसाइल का शिकार है। सेवरेज के वसीदा निज़ाम के बायस सड़क खस्ता हाल होगी। सड़क के मुख्तलिफ हिस्सों में कचरे के अंबार, जबकि नालों की हिफाजती दीवार भी गायब है। इलाके में गंदगी की वजह से ताफून फैलने लगा। तफसीलात जान लेते हैं हमना निसार से। जी हमना, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं कोरंगी 1.5 नंबर मटके वाली पुलिया जो एक
मेन सड़क है कोरंगी की, वहाँ पर मौजूद हूँ और इस सड़क में कई मसाइल जो हैं शहरियों को दरपेश है। अगर हम पहले मसाइल की बात करें तो इस सड़क पर सीवरेज के संगीन मसाइल मौजूद हैं। यहाँ अक्सर आर्जी तौर पे काम तो किया जाता है, लेकिन मसला जो है जू के तू है और यहाँ के शहरी जो हैं वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं। जितने यहाँ पे करीबी दुकानदार हैं उनके कारोबार को भी शदीद नुकसान पहुँच रहा है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने मसले मसाइल का शिकार है यहाँ पर, कितने सालों से ये मसला इसी तरह है? मैम ये पिछले 6 महीने से तो इतने मसले मसाइल हैं कि यहाँ पे कोरंगी वीटा चौरंगी से लेकर डबल रोड तक का 400 फीट चौड़ा रोड है। गवर्नमेंट के हर ऑफिसर यहाँ से गुजरते भी होंगे और लोग यहाँ पे इतने परेशान हैं, पानी से परेशान है, बिजली से परेशान है, कच्ची आबादी है, रोड टूटा हुआ है, 400 फीट चौड़ा रोड है। लेकिन आप यहाँ पे आके देखें तो ये तकरीबन 10 फीट चौड़े रोड पे आपको गाड़ियाँ चलती हुई नजर आएंगी, वो भी 2 वे के ऊपर। इसकी वजह से हादसा भी होते हैं और जगह तंग होने की वजह से ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। और रमजानों के अंदर क्या कहेंगे आप, आपके कारोबार को कितना नुकसान पहुंच रहा है? देखिए हमारी सामने मेरी दुकान है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हम दुकान का किराए पे बमुश्किल निकाल सक रहे हैं। रीज़न उसकी ये है कि कोई भी कस्टमर है हमारे पास आने को तैयार नहीं है। इसकी रीज़न ये इतना शदीद ताफुन है और मुसलसल ही गटर बहते हैं। तकरीबन 8 से 9 गटर हैं। ये अगर इनका मुकम्मल तौर पर सफाई करा दी जाए, एक वो मशीन लगाकर मुकम्मल सफाई करा दी जाए, इनके गटर को मुकम्मल तौर पर ढाँप दिया जाए तो ये मसले ना हो, ताकि फिर हमारा कारोबार चले। हम इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, मुकम्मल कारोबार तबाह हो चुका है। मच्छरों की अफजाइश बेपनाह है इस गंदे पानी की वजह से, कारोबार हमारे तबाह हो चुके हैं। हम इतने परेशान हैं, पानी यहाँ बिल्कुल मीठा नहीं आता। हमारी मुस्तफा वहाब साहब से और जो टाउन नाजिम है हमारे नईम शेख, उनसे पुरजोर अपील है कि बराए मेहरबानी यहाँ पानी का इंतजाम करें और हमारा ये जो सीवरेज का मसला है वो हल करें और मुस्तकिल बुनियाद पर हल कीजिए। आप बताइएगा क्या मसले मसाइल आपको सामना है इस सड़क पर, क्यों ये मसला हल नहीं हो रहा और यहाँ से गुजरते हुए कितनी दुश्वारी होती है आपको? बस मैम ये काफ़ी टाइम से जो है ना मसला चल ही रहा है, इस पर किसी की नज़र ही नहीं है। जो देखें इसके ऊपर एप्लीकेशनें भी काफ़ी दी हैं, चेयरमैन को भी एप्लीकेशन दी है, टाउन चेयरमैन को भी एप्लीकेशन दी है, पर कोई भी काम हो नहीं रहा है ना। अपने आप जो है ना अपनी मदद अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को करवाने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी दफ़ा गाड़ियाँ लेकर आए हैं, लगाई भी हैं गाड़ियाँ, पर काम कंप्लीट हो नहीं पा रहा। असल में काम है वेंचिंग का ना, अब वेंचिंग का काम के लिए बजट पास नहीं हो रहा है। काफ़ी दफ़ा उन्होंने यही कहा कि अगले हफ्ते से वेंचिंग स्टार्ट हो जाएगी, पर वेंचिंग हो नहीं रही है। उसके अलावा हमारे साथ यहाँ शहरी तो मौजूद थे ही, उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे जितने भी UC 4 के इंतज़ामिया हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो भी मौजूद हैं। आप मुझे बताइएगा, हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन सलमान साहब मौजूद हैं। आप मुझे बताइए क्यों मसला हल नहीं हो रहा, आवाम कब तक इसी मसाइल का सामना करना पड़ता रहेगा उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मसला ये है कि ये जो काम है ना बुनियादी तौर पे सीवरेज का, ये है वाटर बोर्ड का ना। अच्छा, वाटर बोर्ड को इसमें हम 12 दरखास्तें दे चुके हैं कि भाई यहाँ रोड जो है टूट फूट का शिकार है और यहाँ बाकायदा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, हादसा भी हो रहे हैं। तो उसने अभी तक तो एक्शन नहीं लिया। ये सिर्फ गाड़ियाँ दी जाती हैं, लेकिन गाड़ियाँ ये करती हैं, पानी उठाती हैं, शक करती हैं, उसके बाद चली जाती हैं। ये पानी उठाना हल नहीं है। जैसे भाई ने भी कहा वेंचिंग बुनियादी इशू है। अभी चौकीवाला रोड था, वहाँ उन्होंने वेंचिंग लगाई है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसके बाद यहाँ वेंचिंग लगाई जाएगी, लेकिन अब तक वेंचिंग लगी नहीं है। लेकिन आज मेरी एक्शन आसिफ से बात हुई, उसने कहा कि हमने लेबर भेज दी है, वो वेंचिंग वाले ही काम करेगी, आपका जितना भी मेन रोड में कचरा वो सारा साफ करिए, गाड़ियाँ भी भेजी हैं। कल से आसिफ जो एक्शन उसने वादा किया कि ये जो मुरम्मत का काम है, जो बुनियादी तौर पर मेन रोड, अगर ये हमारे 8-10 मेन रोड ज़्यादा नहीं है, अगर उनकी मुरम्मत हो जाएगी, इसे घेरा रखने रख के इस पर पैक कर दिया जाएगा, एक तो हादसा नहीं होंगे, दूसरा ये जो पानी बाहर आ जाता है जिसकी वजह से गंदगी होती है, लोगों का कारोबार खराब है, वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे UC 4 के वाइस चेयरमैन भी मौजूद है, असगर साहब। असगर साहब, हम इससे पहले भी यहाँ पर आके रिपोर्ट कर चुके हैं, शहरियों के मसाइल बता चुके हैं। आपने कहा था कि 1 हफ्ते में तकरीबन काम हो जाएगा, लेकिन आज हम देखते हैं तो ये मसला हल नहीं होता है। और क्या कहेंगे इस हवाले से? देखो मैम, हमने कहा था कि 1 हफ्ते में मसला हल हो जाएगा, तो उसका ये नतीजा है कि दोबारा से हमें गाड़ियाँ दी जा रही हैं। वरना ऐसा होता था कि यहाँ तो कोई देखने को तैयार भी नहीं था, ना हमें कहीं गाड़ियाँ मिलती थी। पिछले 6-8 माह से ये मुसलसल चल रहा था। तो कम से कम हमारी और आपकी काविशों से ये ज़रूर हुआ है कि यहाँ के लोगों की सुनवाई भी हो रही है, बात भी हो रही है, आज हम यहाँ खड़े भी हैं, वरना इससे पहले ऐसी कहानी नहीं थी। तो अब आसिफ एक्सियन ने हमसे वादा भी किया, इंशाल्लाह कल से ये काम शुरू हो जाएगा और अल्लाह ताला इसको बेहतर करेगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, हमारे साथ काउंसलर शारिक साहब मौजूद। शारिक साहब, आप बताइएगा, आपने कहा था कि जो टाउन चेयरमैन नईम शेख है वो आपको ताउन भी कर रहे हैं, ताउन करने के बावजूद काम अभी तक उस जगह पर नहीं पहुंचा है जो पिछले हफ्ते जैसे था, वही हम अभी भी देख रहे हैं। यहाँ के लोग शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं, कब इसका मुस्तकिल हल किया जाएगा? इंशाल्लाह ये मुस्तकिल हल इंशाल्लाह हमारी आसिफ भाई से बात हुई है, एक्सचेंज से, और टाउन चेयरमैन से भी बात हुई है, और ये इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएगा काम इसकी मरम्मत का। बाकी इंशाल्लाह गाड़ियाँ आपके सामने लगी हुई हैं, अभी भी काम चल रहा है मुस्तकिल। ये प्रॉपर हल नहीं निकल पा रहा था, लेकिन अब जो हमारी एक्सचेंज से बात हुई है तो इंशाल्लाह कल से हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। कल से हमारा
सारा काम शुरू होगा, ये कहना था। यहाँ पे UC4 के जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनका, वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अमला भी यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर सीवरेज के सफाई जो है वो कर रहा है। लेकिन शहरी जो है काफ़ी मायूस दिखाई देते हैं, कहते हैं इस तरह के काम जो है वो आम तौर पे देखा ज़रूर जाता है लेकिन मुस्तकिल हल नहीं किया जाता। अगर इस सड़क के मैं मुतादिद मसाइल के हवाले से आपको बताऊँ तो इस सड़क पर कई ऐसे मेन होल्स हैं जो खुले हुए हैं, जिसकी ढक्कन मौजूद नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे नाले भी हैं जिसकी हिफाजती दीवार तक मौजूद नहीं है। सड़क के मुख्तलिफ जगहों पे कचरे का अंबार लगा है लेकिन कचरा उठाने वाली गाड़ियाँ जो हैं उसको रोजाना की बुनियाद पे उठाकर नहीं लेके जाती हैं। यहाँ पे सीवरेज के मसाइल अगर हल हो जाएं तो यहाँ पे जो सड़क की दुश्वारी जो है गुजरते वक्त शहरियों को दरपेश आती है वो भी मसले मसाइल कम होंगे। और शहरियों को जो सबसे बड़ा शिकवा है इस सड़क पर, यहाँ से गुजरते वक्त हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे जितने भी क्योंकि ये एक कारोबारी रोड भी कहा जाता है, यहाँ पे मुख्तलिफ पकवान सेंटर और मुख्तलिफ दुकानें मौजूद हैं, लेकिन जो जितने भी कारोबारी हजरात उनका शिकवा है कि यहाँ पे सड़क की खस्ता हाली की वजह से, सड़क के बुरे हाल की वजह से यहाँ पे जो उनके गाहक है उन तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से इनका खुद का खर्चा भी जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। ना ये बिल भर पा रहे हैं, ना ये अपनी दुकान का खर्चा पूरा कर पा रहे हैं, ना ये अपने घर को चला पा रहे हैं। इनका यही कहना है कि जितने भी टाउन इंतजामिया है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, इस सड़क के मसले को ज़रूर देखें, इस सड़क के मसले को हल करवाएं। और जितने भी यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे मौजूद थे उनका यही कहना है कि वो इस मसले पर काम भी कर रहे हैं। एक्सीएन से भी बात हुई है, गाड़ी जो है वो मुस्तकिल तौर पे दे रहे हैं इनको। काम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस सड़क को हम बल्दियाती नुमाइंदों के मुताबिक कुछ अरसे बाद जो है एक अच्छी बनी हुई सड़क देखेंगे, लेकिन शहरी जो हैं उनका यही कहना है कि अगर वो बनेगी तभी हम देख कर ही खुश होंगे, वरना हमें दिलासे तो कई अरसे से दिए जा रहे हैं, दावे बहुत अरसे से किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई काम नहीं किया गया। जी हमने निसारा में अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, सिंध में कोऑपरेटिव बैंक के मंसूबे पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। हजारों कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा। इस ज़मन में वज़ीर आला के मशीर बराए कोऑपरेटिव अहसान मज़ारी का कहना है कि सिंध कोऑपरेटिव बैंक पुराना मंसूबा है, अब इस पर अमल किया जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी, सिंध में महकमे कोऑपरेटिव अहम है और मुल्क में जो बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत है, ये दोनों अहम वजारतें हैं। और सूबा सिंध में इस वक्त हम एहसान मज़ारी साहब के साथ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के उमूर पर उनसे बात करें। बिल्कुल जी, मैंने इसकी ब्रीफिंग ली है, सेक्रेटरी साहब को बुलाया था, पूरा डिपार्टमेंट आया था, हमने इसकी ब्रीफिंग ली है। और काफ़ी मसले मसाइल इधर हैं कराची के अंदर सोसाइटीज़ के, तकरीबन कोई 400+ सोसाइटीज़ हैं जो कराची के अंदर हैं। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉब्लम है। तकरीबन 130 केसेस चल रहे हैं कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहे हैं। आज इस सिलसिले में दोबारा मीटिंग बुलाई हुई है। अभी जो हम इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और जो आज हमने मीटिंग बुलाई है उसके बारे में हम डिस्कस जो करेंगे अपने डिपार्टमेंट वालों से। एक तो रिवाइवल ऑफ हम करेंगे सिंध कोऑपरेटिव बैंक का, ये हम इसको करना चाह रहे हैं जो पंजाब के अंदर है। बिल्कुल, ये इसको हम इसके ऊपर हम इस पर हमने वर्किंग शुरू कर दी है। तो हम इसको चाहते हैं कि इस महकमे को हम डिजिटलाइज करें ताकि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड हो और लोगों को मसले मसाइल हो, उनको मसले मसाइल का सामना न करना पड़े। जी सुना आपने, ये सूबाई मुशीर थे एहसान मज़ारी साहब। तो ये इन्होंने अच्छी खबर सुनाई है हमें कि इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सिंध कोऑपरेटिव बैंक को सूबा सिंध में डेवलप किया जाएगा और इसके बारे में एक इजलास बुलाया है। इस इजलास में सिंध कोऑपरेटिव बैंक के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। सिंध भर में डॉक्टर्स और महकमे सेहत के मुलाजमीन मसाइल का शिकार। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के सदर डॉक्टर वारिस जौखरानी कहते हैं हेल्थ रिस्क अलाउंस नहीं मिला, डॉक्टरों के प्रमोशनों में ताखीर हुई, टाइम स्केल से महरूम रखा जा रहा है। तफसीलात जान लेते हैं मीर कीरियो से जो इनके साथ मौजूद हैं। जी मीर कीरियो, आगाह कीजिएगा। सिंध भर में जो सेहत के मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं या नर्सिंग स्टाफ है, उनके जो है मसाइल जूं के तू हैं वो अभी तक हल नहीं हुए। आज हम इस पर बात करेंगे यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के रहनुमा डॉक्टर वारिस जौखरानी साहब से। इशू ये है कि हमारे बहुत सारे मसले हैं, कुछ हल हो भी रहे हैं, कुछ ज़्यादातर पेंडिंग में है और ज़ाहिर है इतना बड़ा सूबा है। हमारी ये डिमांड है कि हमारी हेल्थ सेक्रेटरी साहब अब नए आए हैं, गवर्नमेंट आई है नए हेल्थ मिनिस्टर। पिछले साल तो आपको पता है कि हेल्थ मिनिस्टर, सीएम और हेल्थ सेक्रेटरी दे वर नॉट ऑन अ सिंगल पेज, और उनकी आपस की लड़ाई में हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट का बुरा हाल हुआ आप सब ने, और बल्कि
पूरी अब तो सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देखा, तो इससे हमें बड़े दुख पहुंचा है और अफसोस है। थैंक यू। अब हमारे पेंडिंग इश्यूज़ में बहुत सारे पेंडिंग इश्यूज़ हैं। आप देखें हमारे प्रोमोशंस हैं डॉक्टर्स के टाइमली, वो अभी तक नहीं हुए। उसको कम से कम ये 1.5-2 साल से हमारे वो पाइपलाइन में अभी तक नहीं हुए। हमारी हेल्थ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि खुदारा उसको उसका डेट फिक्स करके उसकी प्रोमोशन की जाए। भाई पे 17 के 18 के डॉक्टर्स हैं, कम से कम 3-4 हज़ार डॉक्टर्स का जो वैक्यूम क्रिएट होगा और आप नई भर्तियां करेंगे तो ये पूरा आपका हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा आप देखिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से ये गुजारिश है, हेल्थ सेक्रेटरी साहब से, कि पावर अपने डिस्ट्रीब्यूट करें। अब हमें ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे किसी डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी का कोई काम ही नहीं है, कोई सेक्शन ऑफिसर का काम ही नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग, अगर 1 महीने की छुट्टी भी लेनी होगी तो सेक्रेटरी साहब देगा, तो फिर सबकी छुट्टी कर दें, बस एक ही सेक्रेटरी साहब सब चीज़ें संभाल लें। अच्छी बात नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, ये हमारी डिमांड है। जी बिल्कुल, डॉक्टर वारिस का कहना था कि उनके जो हेल्थ रिस्क अलाउंस है वो भी कर दिया गया है। जो यंग डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी तनख्वाहों का भी मामला है, जबकि अपग्रेडेशन अस्पतालों की नहीं हो रही, उनके प्रमोशन 17-18 ग्रेड में नहीं हो रहे, उनको काफ़ी टाइम हो गया। जबकि महकमा सिंध की तरफ से जो लापरवाही इज़हार की जा रही है, अस्पतालों को अपग्रेड नहीं किया जा रहा, या जो अस्पतालों के MS है, डिप्टी MS है या एडिशनल MS है, उनको जो है अख्तियारात ना देने की वजह से काफ़ी यहाँ अस्पतालों में मसाइल भी सामने आ रहे हैं। जी सिंध के महकमा बराए मेहनत अफरादी क़ुव्वत के ज़िले इदारे सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में 11 डॉक्टर्स को तरक्की देने का मामला लटक गया। सियासी कमिश्नर सलीम रजा खोड़ो की मंजूरी से दी गई तरक्कियों को वाइस कमिश्नर सफदर हुसैन रिजवी ने गैर कानूनी करार देकर अपने ही दस्तखत से जारी नोटिफिकेशन को 5 रोज के बाद जारी करार दे दिया। तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये मामला महकमा बराए मेहनत व अफरादी क़ुव्वत के ज़िली इदारे सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का है, जहां पर 11 डॉक्टर्स को सियासी कमिश्नर सलीम रजा खोड़ो की मंजूरी से इनको 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई। इनको तरक्कियां 19 फरवरी 2024 को दी गई, लेकिन 5 रोज के बाद में सियासी कमिश्नर के फैसले को वाइस कमिश्नर जो सैयद सफदर हुसैन रिजवी उन्होंने मुस्तरद करते हुए अपने ही जारी करदा नोटिफिकेशन को मनसूख करके इनकी जो नोटिफिकेशन को जारी करा दे दिया। इन तरक्की पाने वाले डॉक्टर्स में डॉक्टर गुलाम सरवर लाशारी, डॉक्टर सईद अहमद खान, डॉक्टर मंजूर अहमद अब्बासी, डॉक्टर मोहम्मद आजम सुलहरी, डॉक्टर जावेद अख्तर उज्जैन, डॉक्टर कमरान एवान, डॉक्टर मुमताज अली शेख, डॉक्टर जुल्फर अली कायम खानी, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा अबड़ो, डॉक्टर मोहम्मद अकरम शेख, डॉक्टर अनिल अब्बासी समेत 11 डॉक्टर्स हैं जिनको 19 से 20 ग्रेड में तरक्कियां दी गई, जिसके बाद इन तरक्कियों को जो है वाइस कमिश्नर ने गैर कानूनी करार देकर इस नोटिफिकेशन को जारी करा, जिसके बाद इस तरक्की का मामला इस वक्त लटक गया है। डॉक्टर्स का इल्जाम है कि उन्होंने फी का 2 लाख रुपए यानी 11 डॉक्टर्स ने 22 लाख रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत अदा की। रिश्वत देने के बावजूद जो है उनसे एक बार फिर से 10 लाख रुपए फी का रिश्वत मांगी गई, न देने पर उनकी तरक्कियों को जो है रोका गया है। इस हवाले से उन्होंने अदालत में जाने का भी फैसला कर लिया है। जी आज़ाद नोरियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ग्रेड 18 के 19 अफसरान रवा माह 40वीं मिड केयर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे, जिसमें मलिर सांगर थरपारकर के डिप्टी कमिश्नर समेत 8 अफसरान सिंध के बीच शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, ग्रेड 18 के 19 अफसरान रवा माह 40वीं मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, ये बताइएगा अफसरान कहाँ कहाँ तरबियत पर जाएंगे? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 18 ग्रेड के 19 अफसरान है जो रवा माह 2 माह तरबियत पर जाएंगे। उनमें 18 ग्रेड जो अफसरान है ये 29 अप्रैल से 5 जुलाई तक तरबियत पर जाएंगे। 40वें मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स पर जाने वाले अफसरान में 8 का ताल्लुक सिंध से है, जो पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद ट्रेनिंग पर जाएंगे। जिसमें अफसरान में डिप्टी कमिश्नर मलिर इरफान सलाम, सांगड़ के डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन खवाजा, डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल अलीम जागीरानी तरबियत पर जाएंगे। इनके अलावा साबिक डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ अहमद शेख, वसीम फिरोज, डिप्टी सेक्रेटरी कमल निजाम शेख, शोएब रहमान, शोएब फरहान, इसके अलावा इरफान अला तरबियत पर जाएंगे। तरबियत के बाद अफसरान को 19 ग्रेड में तरक्कियां देने के हवाले से इनके नाम सेनाटी फेहरिस्त में भी शामिल किए जाएंगे और अगले ग्रेड में तरक्की देने के हवाले से इसके बाद इनका अमल शुरू होगा। जी आज़ाद नोरियो, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जमशेद क्वार्टर से गिरफ्तार मुलजिम काजी सुहेल आदि जराइम पेशा निकला। पुलिस के मुताबिक मुलजिम और इसके साथी स्ट्रीट क्राइम की 50 से ज़ायद वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सिटी 21 ने हासिल कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा मुलजिम के क्रिमिनल रिकॉर्ड से।
देखिए, जमशेद क्वार्टर पुलिस ने गुज़श्ता रोज एक मुलजिम काजी सुहेल को गिरफ्तार किया था। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो CT21 ने हासिल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जो है पहले भी 3 मरतबा गिरफ्तार हो चुका है और आगे जुर्म पेशा और अपने साथियों के साथ मिलकर ये गुरु मंदिर पटेलवाड़ा और उसके अतराफ में जो है वारदातें करता था और खौफ की अलामत समझा जाता था। और इसके साथियों ने मिलकर तकरीबन अब तक 50 से ज़ायद स्ट्रीट क्राइम की वारदातें की हैं और मजीद इनकी तफ्तीश की जा रही है और उसके जितनी साथी हैं उनकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। जी, मिराज अख्तर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तामीराती शोबे की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। FBR की जानिब से 7E टैक्स के नफाज से चलते हुए प्रोजेक्ट रुक गए। साबिक चेयरमैन अब्बास हसन बख्शी का कहना है कि वज़ीर ख़जाना को लिखा है जारियाना टैक्स निज़ाम का फौरी खात्मा होना चाहिए। तफसीलात जान लेते हैं अयास राना से। जी बिल्कुल, जहां हम देख रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा चैलेंज है, वहीं पे हमने देखा कि तामीराती शोबे के लिए सबसे अहम मसला जो इस वक्त है वो FBR की जानिब से 7E का नफाज था, जो अब तक उसका मसला कहाँ पहुँचा, क्या वो मामला हल हुए नहीं हुए, क्योंकि तामीराती शोबे के जो आबाद के जो जितने मेम्बरान हैं वो पुर उम्मीद थे कि FBR के साथ जितनी मीटिंग्स हुई हैं कि उसके ऊपर मामला तय हो जाएंगे, लेकिन अब तक क्या हुआ, उस पर क्या पेशरफ्त है, उसको जानने के लिए मेरे साथ हसन बख्शी मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन आबाद। हसन भाई, कहाँ तक पहुँचा आपका ये 7E का मामला और आपका तामीराती शोबा शदीद मुतासिर इसकी वजह से हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, 7E का मामला इस वक्त सब जुडिस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है 3 मेंबर बेंच ने कि इसको डे टू डे हियरिंग करके 7 मेंबर बेंच इसका फैसला करें। हमने अपने बजट प्रपोजल में फाइनेंस मिनिस्टर को लिख के दे दिया है कि ये रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, जिसमें जब इनकम हो नहीं रही और आप एक इनकम टैक्स लगा रहे हैं। हो ये रहा है नतीजतन पैसा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट से निकल के दुबई में जाके पार्क हो रहा है। अगर इसी किस्म की कार्रवाई होती रही तो आप यकीन करेंगे, आज मैं समझता हूँ 40-50% प्रोजेक्ट बंद हैं, आते वक्त में ये 70 और 80% पाकिस्तान में चलते हुए प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, नए आने की तो आप बात नहीं करें। तो मैं समझता हूँ अब ये फैसला हो जाएगा और उम्मीद है, क्योंकि देखिए सब समझते हैं कि टैक्स तो जब होगा ना जब इनकम होगी, इनकम ही नहीं हो रही है तो टैक्स कहाँ से होगा। अगर गवर्नमेंट को इतना ही शौक है तो मेरा जो वेकेंट प्लॉट पड़ा है वो ले ले और मुझे किराया दे दे और टैक्स काट ले, वो तो इसी एजम्पशन पे कर रहे हैं ना। सो मैं समझता हूँ कि कुछ रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है तामीराती शोबे से मुंसलिक लोग के 7E के मामला पे अगर हुकूमत नहीं तो कम से कम अदालतों से जो है उनको ये रिलीफ मिलने जाएगा और उसके बाद ही जो है वो तामीराती शोबा जो कि एक जमूद का शिकार है उसके अंदर कोई ना कोई पेशरफ्त जरूर होनी शुरू हो जाएगी। जी, ऑस्ट्रेलियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी पेश करने वाली 3 बहनें मुस्तकबिल में भी अहदा परफॉर्मेंस करने के लिए पुरस्म में कहती हैं पाकिस्तानी ख़वातीन में टैलेंट की कमी नहीं, सरपरस्ती की ज़रूरत है। तफसीलात जान लेते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस रोशन खान जहांगीर खान स्क्वैश कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं विनर सिस्टर्स यानी महविश, सैरिश और महानूर, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर चैम्पियनशिप में अपनी अपनी कैटेगरी में टाइटल जीते, पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई और यहाँ ऑल पाकिस्तान सैटेलाइट टूर्नामेंट भी खेल रही हैं। महविश, कैसा रहा ओवरऑल टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में? ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही आप लोगों की। जी, टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन बहुत बड़ा इवेंट है, प्लैटिनम इवेंट है, बहुत बड़े अच्छे लोग, अच्छे प्लेयर्स आए थे खेलने, तो हमने अपना बेस्ट दिया और सबकी दुआ और अपनी मेहनत की वजह से हमने गोल्ड लिया, पाकिस्तान के लिए गोल्ड लेकर, तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी की बात है ये। ऐसा तजुर्बा रहा वहाँ खेलना? वहाँ खेलना प्रोफेशनल प्लेयर्स के साथ और मलेशियन प्लेयर्स के साथ, बाकी ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, बहुत जगह से प्लेयर्स आए थे, उनके साथ खेलने में अलग सा एक्सपीरियंस हमें मिला और बहुत क्लोज मैचेस हुए मेरे, 3-2, 11-9, बहुत क्लोज मैचेस हुए हमारे और हम जीते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा सरिश, आपने ही बहुत ज़बरदस्त खेला ऑस्ट्रेलिया में और ट्रॉफ़ी जीती है, क्या कहेंगे? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के लिए ट्रॉफ़ी लेकर आई और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इसी तरह हम लोग ट्रॉफ़ीज़ और मेडल्स लाते रहेंगे। कितनी मेहनत कर रही थी इस टूर्नामेंट के लिए? हमने जैसे ही स्कॉटलैंड से हम लोग आए थे तब से हमने मेहनत स्टार्ट कर ली थी ऑस्ट्रेलियन के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की थी, रियाज सर ने हमारे साथ कोचिंग भी की थी। मानूर, आप भी जीती हैं, ट्रॉफ़ी थोड़ा सा ऊपर करें, और कैसा रहा इवेंट, कितनी खुशी है जीत पर? बहुत अच्छा रहा इवेंट और बहुत मेहनत की थी इसके लिए
और मैं जीती तो बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। इंशाल्लाह इस तरह के आगे टूर्नामेंट भी हम जीते रहेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। विनर सिस्टर यानी महविश, सैरिश और महानूर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनकी ख्वाहिश है कि मुस्तकिल में भी अच्छा खेलें, उसके लिए ट्रेनिंग कर रही हैं और सिंगापुर और दूसरे इवेंट जो है इनके लिए पहला टारगेट है। इनकी ख्वाहिश है कि वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड चैम्पियन बनना इन बहनों की ख्वाहिश है। जी, नेशनल कोचिंग सेंटर में 5वीं कराची ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप शुरू होगी। ताइक्वांडो चैंपियनशिप में से 6 कैटेगरीज में मुकाबले हो रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद हमाद से। कराची के नेशनल कोचिंग सेंटर में इस वक्त जो है 5वां ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप के जो मुकाबले हैं वो जारी हैं और इसमें 6 कैटेगरीज रखी गई हैं। आज जो है वो इंटर स्कूल जो है वो पहला जो सेशन इंटर स्कूल का रखा गया है, जिसमें नन्हे मासूम और बड़े ही प्यारे बच्चे जो है आपस में जो है वो मुकाबला करते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध ताइक्वांडो के जो है वो प्रेसिडेंट हैं कामरान कुरैशी साहब। हम उनसे बात कर लेते हैं। कामरान भाई, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? बच्चों ने कितनी दिलचस्पी दिखाई है? स्कूल्स कितने इसमें हिस्सा ले रहे हैं? क्लब्स कितने हिस्सा ले रहे हैं और कितनी कैटेगरीज के ये मुकाबले हैं? हाँ, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आते हैं कवरेज के लिए और हमें इस तरह के इवेंटों को प्रमोट करते हैं। जैसा कि आपने कहा, हमारे स्कूल्स के इवेंट, स्कूल्स क्लब, ये कराची ओपन है जो हमारा हर साल होता है रेगुलर और पिछले 5 साल से हो रहा है। इसके साथ साथ हमारी सिंध की चैंपियनशिप्स होती हैं, स्कूल्स की चैंपियनशिप्स होती हैं, क्लब्स के इवेंट हो रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ पूरे साल में तकरीबन कोई 7-8 इवेंट हो ही जाते हैं जो हमारे एफिलिएटेड यूनिट्स करा रहे होते हैं। अच्छा, आज हमारे पास इंटर स्कूल की चैंपियनशिप है जो जेके ताइक्वांडो अकेडमी बेसिकली उसको मैनेज कर रहा है और सुपरवाइज हम कराची और सिंध मिलकर कर रहे हैं। तो इसमें तकरीबन कोई 15 स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। जावेद खालिद जो हमारे स्कूल एसोसिएशन का चेयरमैन है वो इसको मैनेज कर रहा है और जो शाम में इवेंट होगा वो जूनियर और सीनियर का इवेंट होगा। तो माशाल्लाह से तमाम स्कूल्स के बच्चे, पेरेंट्स, आप देख लें यहाँ पर कितना रौनक लगी हुई है। बच्चे बहुत पुरजोश हैं अपने इवेंट के लिए। आप लोग कवरेज कर रहे हैं, देख भी रहे होंगे कि किस तरह बच्चों ने यहाँ पर आप लोग के साथ यहाँ ताउन किया। हमारे साथ उनके पेरेंट्स ने, खास तौर पे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो बच्चे को लेकर आते हैं। तमाम स्कूल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन सबका मेरी तरफ से शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे कामरान कुरैशी साहब जो कि सिंध ताइक्वांडो चैंपियनशिप के जो है वो सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और साल में कोई ज़बरदस्त इनके इवेंट जो है क्लब्स लेवल पे होते रहते हैं जहाँ पे इनकी जो है वो रहनुमाई भी होती है। बच्चे जो है वो यहाँ पर बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। पहला सेशन जो है वो इंटर स्कूल का चल रहा है जिसमें बड़ी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया। इसके बाद जो है वो सीनियर, जूनियर, किड्स और उसके बाद जो है वो क्लब्स लेवल के जो है वो मुकाबले होंगे। जी, आगे बढ़े और आपको बताएं, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास। मीडिया वर्कर्स और इदारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। शर्जिल इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध सफाई बरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के ख्वाह है। तफसीलात जान लेते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। देखिए, सिंध के सीनियर वजीर सूबाई वजीर इत्तलात शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की जानिब से मीडिया वर्कर्स और इदारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत की गई है। शर्जिल इनाम मेमन का ये भी कहना है कि हुकूमत सिंध सहाफ़ी बरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने की ख्वाह है। इसके हवाले से सहाफ़ियों की सहाफ़ती जिम्मेदारियों की अदायगी और हायल दुश्वारियों का खात्मा इसलिए बनाया जाएगा जबकि सहाफ़ती तंजीमों को दरपेश चैलेंजेस का खात्मा किया जाएगा और उनके माली मसाइल हल किए जाएंगे। इस हवाले से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मसाइल को फौरी हल के लिए तरजीही बुनियादों के लिए बनाया जाएगा जबकि TBA, PNS, CPNE समेत तमाम तंजीमों से मसाइल और इनके हल से मुतल्लिक मुशावरत की जाएंगी और उनसे मुमकिन हल के लिए तजावीज़ दी जाएंगी। इस हवाले से मीडिया वर्कर्स और इदारों फलाह बहबूद के लिए मज़ीद इक़दाम उठाए गए जबकि इजलास में शर्जिल इनाम मेमन का ये भी कहना था कि अवाम की फलाह बहबूद के हुकूमती मनसूबों से मुतल्लिक अवाम को बज़रिया मीडिया भरपूर आगाही जो दी जाएगी। इस हवाले से तालीम और सेहत और दीगर सहूलियात मनसूबों से मुतल्लिक अवाम को सब्सिडी भी दी जाएगी। जी, हुकूमत सिंध सहाफ़ी बरादरी के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करने के ख्वाह हैं। खुर्शीद रहमानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जानिब से ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया जिसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार, सेनेटर निहाल हाशमी और दीगर भी शरीक हुए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। की जानिब से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी थे। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने शेर भी पढ़कर सुनाया। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। फिर शायर कहता है कि तू मेरा हौसला तो देख, तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे के अब मुझे, दाद तो दे के अब मुझे शौके कमाल ही नहीं
खौफे सवाल भी। गवर्नर सिंध ने मजीद कहा कि हमारे आर्मी चीफ ने एक स्लोगन दे दिया है, ग्रीन पाकिस्तान को हम सब ने मिलकर कामयाब बनाना है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। गवर्नर की तब्दीली पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, गवर्नर सिर्फ कामरान खान टिसोरी ही रहेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि ये क्यों ऐसा सोचा जा रहा है या ऐसा सोचा गया। मेरे ख्याल में तो उसूलन उसकी गुंजाइश नहीं थी। कामरान टिसोरी भाई का सिलेक्शन ज़रूर किसी तनकीद का निशाना बना था, अच्छी खासी तनकीद का निशाना बना था, लेकिन जब कामरान खान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और जिस तरह गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस बनाया और जिस तरह आवाम के लिए उसके दरवाजे खोले, उम्मीद की घंटी वहाँ पर लगाई। तकरीब में दीगर मुकर्रिरीन ने भी खिताब किया। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21।